नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी का विशेष कार्यक्रम आशुतोष की पैनी नजर। कार्यक्रम में आशुतोष जी खबर की खबर लेकर असली खबर बताते हैं। अब बात खबर की कर लेते हैं। अगर चुनाव लोकतंत्र का त्योहार है तो क्या उसमें मैच फिक्सिंग की इजाजत होनी चाहिए? क्या 2024 में महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ब्लूप्रिंट था लोकतंत्र को चुराने का? राहुल गांधी ने जो आरोप लगाए हैं उसके बाद ये सवाल उठ रहे हैं। राहुल गांधी ने 5 स्टेप्स में चुनाव को चुराने का प्लान बताया है और चेतावनी दी है कि यही मैच फिक्सिंग अब बिहार में दोहराई जाएगी। क्या मोदी सरकार ने अंपायर भी बदल दिए? क्या चुनाव आयोग अब निष्पक्ष नहीं रहा? आज की चर्चा में हम इन तमाम आरोपों की पड़ताल करेंगे और जानते हैं कि कोशिश करेंगे कि क्या वाकई लोकतंत्र खतरे में है या ये एक राजनीतिक बयानबाजी है। तो जुड़े रहिए, क्योंकि ये खेल सिर्फ वोटों का नहीं, देश के भविष्य का भी है और इस खबर की असली खबर बताएंगे आशुतोष जी। आशुतोष सर, राहुल गांधी के 5 स्टेप्स जिनमें उन्होंने बताया कि कैसे चुनाव चुराए जाते हैं, कैसे उनमें चोरी होती है, मैच फिक्स होता है, उस पर आप क्या कहेंगे? उसके बाद दूसरा सवाल भी तैयार है अभी से। सर आप मुझे इसमें कोई भी चीज नई नहीं लिखाई पड़ी। हालांकि बस सिर्फ इतना सा है कि राहुल गांधी ने के नाम से ये लेख प्रकाशित हुआ है, अन्यथा कांग्रेस पार्टी ये सारे मुद्दे पहले भी उठाती रही है और उनकी टीम के लोग भी लगातार ये आरोप लगाते रहे हैं। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि इलेक्शन कमीशन अब पूरी तरीके से इस वक्त सवालों के घेरे में है और उसकी निष्पक्षता पर, ईमानदारी पर सवाल लोकसभा के चुनाव के पहले भी लगते रहे और लोकसभा के चुनाव के बाद भी उनके ऊपर ये गंभीर आरोप लग रहे हैं। और हकीकत की बात क्या है और हैरानी की बात यह है कि दरअसल इलेक्शन कमीशन इनमें से किसी भी सवाल का गंभीरता के साथ कोई जवाब देना नहीं चाहता। वो सिर्फ जवाबों को टालना चाहता, सवालों को टालना चाहता है। जैसे इसमें राहुल गांधी ने जो 5 बातें बताई वो महाराष्ट्र के संदर्भ में बताई हैं और इन पांचों चीजों के ऊपर जहां तक मुझे याद पड़ता है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को रिप्रेजेंटेशन भी दिया था और उस वक्त भी ये सारे मुद्दे उठाए थे। इसमें नयापन सिर्फ इतना सा है कि अब राहुल गांधी ने बाकायदा एक लेख लिखकर राष्ट्रीय दैनिकों में इसको छपवाया है और एक तरीके से अब ये पूरी तरीके से जनता यानी सार्वजनिक तौर पर लोगों के सामने है और लोग अब इसको पढ़कर समझ सकते हैं कि क्या असली मुद्दे महाराष्ट्र के चुनाव में थे। जो चुनाव आयोग है उसने इन सवालों के जवाब देने की कोशिश बिल्कुल नहीं की। जो उनकी तरफ से प्रेस रिलीज आया 3 पेज का, वो एक तरीके से डिनायल मोड में मुझे दिखाई पड़ते हैं और वो शायद किसी सवाल का जवाब देना ही नहीं चाहते। 3 बड़े महत्वपूर्ण सवाल हैं जो राहुल गांधी ने अपने इस लेख में उठाए हैं। पहला सवाल इस बात को लेकर, और वो बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि 2014 से लेकर 2019 के बीच में जो नए वोटरों की संख्या महाराष्ट्र के अंदर बनी वो 31 लाख थी। यानी 5 साल में 2014 से लेकर 2019 में जो वोटर लिस्ट बनी, उस वोटर लिस्ट में सिर्फ 31 लाख नए वोटर जुड़े। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2024 में ही हुए विधानसभा चुनाव के बीच में यानी 6-7 महीनों के दरमियान जो नए वोटर बने उनकी संख्या 41 लाख थी। तो इस सवाल का जवाब इलेक्शन कमीशन को स्पष्ट तौर पर देना चाहिए कि ऐसा कैसे संभव हो गया कि 5 साल में 31 लाख नए वोटर बनते हैं और 6 महीने के अंदर वो संख्या 41 लाख हो जाती है। तो अगर 5 लाख में अगर 31 लाख बनते हैं तो उस प्रपोर्शन में अगर आप देखेंगे तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो वाकई में सवाल खड़े करता है। उसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया, सिर्फ ये कहा कि जो वोटर लिस्ट बनती है और वोटर लिस्ट में जो अपडेट होते हैं वो सबके नॉलेज में होता है। तब किसी ने इस पर कोई अपील नहीं की, कोई क्वेश्चन मार्क नहीं लगाया। इस सवाल के इस जवाब का कोई अर्थ ही नहीं। ये बहुत ही एक तरीके से मतलब सारी उस पर लिपापोती है। जो दूसरा महत्वपूर्ण सवाल राहुल गांधी ने उठाया है वो ये है कि 2009, 2014, 2019 के आंकड़े देकर उन्होंने कहा है कि जो प्रोविजनल टर्नआउट था, परसेंटेज ऑफ वोटर था, वो 2009 में 60% था, 2014 में 62% था, 2019 में 60.46% था और जो फाइनल डेटा आया उसमें 2009 में 59.50 लगभग 60% के आसपास है। 62 से बढ़ के वो 63.08 हो जाता है 2014 में और 2019 में वो 61.10 हो जाता है, यानी तकरीबन 1% या 1% से थोड़ा कम। जो प्रोविजनल डेटा इलेक्शन कमीशन ने दिया, जो फाइनल डेटा में 1% से थोड़ा कम का ही फर्क है। तो दरअसल भाई कुछ दर्शक शायद इस बात को नहीं समझ पाएंगे, जब वोटिंग खत्म हो जाती है और इलेक्शन कमीशन जब डेटा देता है तो इलेक्शन कमीशन कहता है कि ये
प्रोविजनल डेटा है, अभी कुछ और आंकड़े इसमें आ सकते हैं, कुछ घट बढ़ सकता है, तो एक फाइनल डेटा भी बाद में कुछ घंटों के बाद देते हैं और फिर वो फाइनल डेटा माना जाता है। इसमें जबरदस्त बात क्या है कि 2024 में जो प्रोविजनल डेटा था पहले इलेक्शन कमीशन के हिसाब से जो वोटर टर्नआउट था वो 58.22% था और जो फाइनल डेटा इलेक्शन कमीशन की तरफ से दिया गया उसमें 7.83% का फर्क था, यानी वो संख्या बढ़ के हो जाती 66.05। तो 2009, 2014, 2019 में जो प्रोविजनल डेटा है और जो फाइनल डेटा है उसके बीच में जो फर्क है वो 0.50 का है, 1.08 का है और 0.64 का है। तो अगर 2024 में ये डेटा के बीच में अगर 7.83 लगभग 8% का फर्क है, यानी चुनाव वोट पड़े तब जो लोगों ने सवाल पूछा कितने प्रतिशत वोटर हुए तो उन्होंने कहा कि 58.22, फाइनल डेटा जो आया उसमें 66.05। तो आज के टेक्नोलॉजी के जमाने में जहां सारी इंफॉर्मेशन एट द क्लिक ऑफ अ बटन पे अवेलेबल है, या 8% का जो लगभग 8% का जो फर्क है इसका कोई जवाब इलेक्शन कमीशन नहीं दिया और ये सवाल खड़े करता है। और दरअसल ये जो सवाल है कि आपने 6 महीने में 41 लाख नए वोटर बन गए जबकि 5 साल में 31 लाख बने थे, प्रोविजनल डेटा और जो फाइनल डेटा है उसके बीच में 7.83% का फर्क है, इसका जवाब इलेक्शन कमीशन को देना चाहिए, जिसका जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिया। और तीसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जब हरियाणा के चुनाव के बाद, महाराष्ट्र के चुनाव के बाद ये सवाल उठाए गए कि भाई चुनाव में कुछ गड़बड़ी है, लिहाजा इलेक्शन कमीशन को जो सीसीटीवी की फुटेज है और वीडियोग्राफी है वो अवेलेबल करानी चाहिए ताकि ये पता चल सके कि कहीं कुछ धांधली तो नहीं हुई है, कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं हुई है। और ये सवाल हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था, भारत सरकार ने इस कानून को ही बदल दिया, इस नियम को बदल के ये कर दिया कि अब वो बाध्य नहीं है, यानी इलेक्शन कमीशन बाध्य नहीं है वीडियोग्राफी देने के लिए और साथ ही साथ सीसीटीवी फुटेज देने के लिए। तो अगर आपके मन में कहीं कोई चोर नहीं है, अगर कहीं कोई गड़बड़ी नहीं हुई है तो आपको वीडियोग्राफी और सीसीटीवी देने में क्यों दिक्कत होनी चाहिए? और अगर हाईकोर्ट ऑर्डर कर रहा है तो निश्चित तौर पर देना चाहिए, लेकिन हाईकोर्ट के ऑर्डर का एग्जीक्यूशन हो उसके पहले ही सरकार ये नियम बदल देती है। तो फिर मन में सवाल खड़ा होता है कि भाई क्यों आप वीडियोग्राफी और सीसीटीवी फुटेज नहीं देना चाहते हैं। इसके पहले एक और है जो सबको मालूम है कि सुप्रीम कोर्ट ने जब फैसला किया था कि इलेक्शन कमीशन की निष्पक्षता, ईमानदारी देश के चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए बहुत जरूरी है, लिहाजा जो चुनाव आयोग और आयुक्त चुने जाते हैं वो भी निष्पक्ष लगने चाहिए। तो उन्होंने जो सिलेक्शन कमेटी बनाई थी उसमें प्रधानमंत्री, लीडर ऑफ अपोजिशन और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को रखा गया था। मोदी सरकार ने उसमें भी बदलाव कर दिया और चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की जगह से एक कैबिनेट मिनिस्टर को डाल दिया, यानी जब भी कमेटी की बैठक होगी उसमें बहुमत सरकार के पास होगा और सरकार जिसको चाहेगी उसको नियुक्त कर देगी। बिल्कुल। तो अगर सरकार को कुछ भी लेना देना नहीं है, अगर सरकार को वाकई चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर भरोसा है तो फिर चीफ जस्टिस रहे या ना रहे इससे क्या फर्क पड़ने वाला है। और अगर चीफ जस्टिस रहते तो सिलेक्शन कमेटी की ज्यादा उसकी इंटेग्रिटी पर कोई सवाल नहीं खड़ा होता। तब लोग कहते हैं कि देखिए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, लीडर ऑफ अपोजिशन और भारत के प्रधानमंत्री ने मिलकर इस व्यक्ति को चुना है तो ये व्यक्ति निष्पक्ष होगा, ईमानदार होगा, तभी मुख्य चुनाव आयुक्त ने और लीडर ऑफ अपोजिशन उसके नाम पे सहमत हुए हैं। अब अगर आपने वो मुख्य न्यायाधीश का हटा दिया है तो सरकार का बहुमत हो गया, तो क्यों आपने हटाया, इसका भी कहीं कोई जवाब नहीं मिलता है। उल्टे भारतीय जनता पार्टी के लोग कूद पड़े। अब सवाल इस बात को लेकर है कि जो सवाल इलेक्शन कमीशन से पूछा गया तो भारतीय जनता पार्टी क्यों इसमें कूद पड़ी है, भारतीय जनता पार्टी का क्या लेना देना है। भारतीय जनता पार्टी और सरकार को तो कहना चाहिए साफ तौर पर कि भाई जो राहुल गांधी ने सवाल खड़े किए उन सवालों के जवाब होने चाहिए, इलेक्शन कमीशन से सवाल के जवाब का स्वागत किया जाना चाहिए, लेकिन बजाय स्वागत करने के वो उल्टे राहुल गांधी पर हमले कर रहे हैं। तो इसलिए राहुल गांधी ने जो सवाल खड़े किए वो बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल हैं और इन सवालों के जवाब इलेक्शन कमीशन ने नहीं दिए हैं, लिहाजा संदेह और गहरा होता है। आपने कहा कि और राहुल गांधी ने कहा कि जो महाराष्ट्र में हुआ वो बिहार में भी दोहराया जाएगा, और आपने जो अभी सवाल उठाए और उनका जो विश्लेषण किया, राहुल गांधी के वो सवाल थे पर आपने जोड़ा कि जवाब इनका नहीं दिया, चुनाव आयोग ने नहीं दिया, कानून बदल दिया सिलेक्ट करने की, चुनाव आयोग को कमेटी बदल दी गई। तो इसमें दाल में काला तो
ये तो लग सकता है ना कि अगर जवाब नहीं दे रहे हो आपको अगर डाउट होना चाहिए कि हाँ दूसरे को डाउट हो रहा है, शक होगा, तो आप जवाब देंगे कि देखिए क्लियर है, और नहीं दे रहे वो छुपा रहे हैं, तो आप तो ये कह पाएंगे ना कि चुनाव में हेरफेर हो रहा है। नहीं, मैं ये नहीं कहता हूं कि चुनाव में हेरफेर हो रहा है, हेरफेर नहीं हो रहा है। ये काम राजनीतिक पार्टियों का, राजनीतिक पार्टी आरोप लगा सकती है, लेकिन पत्रकार होने के नाते मैं ये आरोप नहीं लगाऊंगा जब तक कि मेरे पास सबूत नहीं होगा। लेकिन जो सवाल राहुल गांधी खड़े कर रहे हैं वो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, और ये सवाल लोगों के मन में संदेह पैदा करेंगे और कर रहे हैं। इसीलिए चुनाव आयोग की क्रेडिबिलिटी लगातार नीचे जाती जा रही है। लोगों के मन में सवाल हो रहा है कि भाई अचानक हरियाणा में, जहां सारे लोग ये कह रहे थे कांग्रेस पार्टी जीत रही है, वहां अचानक भारतीय जनता पार्टी कैसे चुनाव जीत जाती है। मुझे तो एक भी ऐसा पत्रकार नहीं मिला जो हरियाणा से लौटा हो और जिसने ये कहा हो कि हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। यहां तक कि उनके अपने नेता जो ऑफ द रिकॉर्ड कह रहे थे, वो ये कह रहे थे हम लोगों के बुरिया बिस्तर समेटने का वक्त आ गया है, अब हमारी सरकार नहीं आ रही। लेकिन अचानक जो नतीजे आए, उस नतीजों से वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। उसी तरीके से महाराष्ट्र के बारे में भी ये कहा जा रहा था कि वहां पे जिस तरीके से लोकसभा के चुनाव में जो इंडिया गठबंधन है उसको बहुमत है और वहां सरकार बना सकती है, लेकिन वहां जो नतीजे आए वो सबको चौंकाते हैं, क्योंकि वो नतीजे उम्मीद से और आशातीत अप्रत्याशित नतीजे हैं। लगभग 2/3 से ज्यादा उनको सीटें मिली हैं, जबकि 6 महीने पहले लोकसभा के चुनाव में उसी एनडीए गठबंधन की हालत खराब हो गई थी। तो वहां भी लोगों के मन में संदेह पैदा होता कि इतने सारे लोग, इतने सारे एनालिस्ट, इतने सारे पत्रकार एक साथ गलत नहीं हो सकते। इसलिए, और फिर लोकसभा चुनाव के दौरान जिस तरीके से एक बहुत ही सांप्रदायिक और कम्युनल कैंपेनिंग की गई, धर्म के आधार पर वोट मांगा गया, एक समुदाय विशेष के खिलाफ नफरत का वातावरण पैदा करने की कोशिश की, हिंदुओं को एक तरीके से ध्रुवीकृत करने की कोशिश की गई। प्रधानमंत्री जी ने खुद मुसलमानों के बारे में इन्फिल्ट्रेशन जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया। सिंदूर का मंगलसूत्र चोरी हो जाएगा, आपके घर की भैंस चोरी हो जाएगी। फिर यह कहा गया कि अगर इंडिया गठबंधन अगर आ गया तो फिर राम मंदिर भी नहीं बचेगा, शरिया कानून लागू हो जाएगा। ऐसे तमाम घटिया सांप्रदायिक चुनाव प्रचार के बावजूद भी इलेक्शन कमीशन ने कोई कार्रवाई नहीं की, चुपचाप बैठा रहा, बिल्कुल चुपचाप बैठा रहा। मैंने इतना नाकारा चुनाव आयोग अपनी जिंदगी में कभी नहीं देखा, और मैंने टीएन सेशन का समय भी देखा है, एमएस गिल का समय भी देखा है, और मैंने और भी कई चुनाव आयुक्तों का समय देखा है। कम से कम वो सवालों के जवाब देते थे और उन पर कार्रवाइयां होती थी। लेकिन अब जो चुनाव आयोग बन रहा है, चुनाव आयुक्त जो बन रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंशन काउंटर बन गए हैं। ये भारतीय जनता पार्टी और मौजूदा सरकार के खिलाफ एक कार्रवाई करना नहीं चाहते और न करते हैं ये लोग। अन्यथा 2024 के चुनाव में बहुत डिसाइसिवली चुनाव आयोग को इंटरवीन करना चाहिए। इसलिए जो सीएसडीएस का सर्वे पिछले दिनों आया था चुनाव आयोग की ईमानदारी को लेकर, निष्पक्षता को लेकर, उसमें चुनाव आयोग की ईमानदारी और निष्पक्षता पर लोगों का भरोसा लगातार नीचे जा रहा है, ऐसा आंकड़े बताते हैं। ये खुद चुनाव आयोग के लिए चिंता का सबब होना चाहिए, क्योंकि अगर चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल होगा तो इसका मतलब ये होगा कि देश के अंदर जो चुनाव हो रहे हैं वो निष्पक्ष तरीके से नहीं हो रहे हैं, वो ईमानदारी से नहीं हो रहे हैं, उनमें कुछ गड़बड़ी और हेराफेरी हो रही है। और अगर लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ये सवाल खड़ा कर रहे हैं महाराष्ट्र चुनाव के संदर्भ में, तब तो वाकई में चुनाव आयोग को खुलकर इस पर जवाब देना चाहिए और राहुल गांधी को बुला के उनसे बातचीत करनी चाहिए। और अगर उनके मन में कोई शंका है, वो शंका गलत भी हो सकती है, उसका निराकरण करने की कोशिश करनी चाहिए। वो ऐसा नहीं करते हैं। इसलिए आज की तारीख में चुनाव आयोग को लेकर मन में संदेह और गहरा होगा, और ये बहुत ही दिक्कत वाली बात धीरे धीरे बनती जा रही है। बिल्कुल, सवाल तो अभी भी कई हैं, लेकिन अब समय लगभग खत्म हो गया तो शो को भी खत्म करेंगे। लेकिन अभी भी सवाल यही है कि राहुल गांधी के आरोप गंभीर हैं, लेकिन इन पर सच्चाई की मुहर कौन लगाएगा? क्या जनता सिर्फ दर्शक बनी रहेगी या सवाल भी पूछेगी? आज के शो में बस इतना ही। अगर आप सच जानना चाहते हैं तो सवाल पूछते रहिए, क्योंकि लोकतंत्र में खामोशी सबसे बड़ी हार होती है। मैं हूं अंकुर, आप देख रहे थे सत्य हिंदी, जहां खबरों से सवाल निकलते हैं और सवालों से सच। अगर आपको सत्य हिंदी का काम सही लगा तो सब्सक्राइब करें और सत्य हिंदी का ऐप भी डाउनलोड करें। नमस्कार।